गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 से आगे तक कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट। देर आर मेन टाइप ऑफ कर्व। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 बॉन्ड मार्केट में कर्व का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें से आपको क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व का शेप इस तरह से रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर हायर दैन फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ओके, फिर उसके बाद इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व जैसे ये नीचे हुए आता हुआ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर लोअर दैन फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। फिर उसके बाद स्टीप यील्ड कर्व। स्टीप यील्ड कर्व का शेप इस तरह से रहेगा। फिर इसका मतलब हुआ लॉन्ग टर्म यील्ड इंक्रीजेज क्विकर दैन द शॉर्ट टर्म यील्ड्स। फिर उसके बाद फ्लैट यील्ड कर्व। फ्लैट यील्ड कर्व सीधा रहेगा और इसका मतलब हुआ यील्ड फ्रॉम ऑल मार्केट बिकम सिमिलर। मतलब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से सबका यील्ड रेट बराबर रहेगा। फिर उसके बाद हम्प्ड यील्ड कर्व। हम्प्ड यील्ड कर्व का शेप इस तरह से रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम टर्म यील्ड्स आर हायर दैन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यील्ड्स। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इफ इंटरेस्ट रेट, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरेस्ट इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर लोअर दैन फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड, राइट। फिर उसके बाद कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का डिफिनीशन याद कर लेना, इसमें ये आपको पूछ सकता है। अ कॉलेबल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज रिडीमेबल बॉन्ड गिव इट्स इशुअर द ऑप्शन बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। ठीक है, फिर ये चैप्टर नंबर 8 से इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट से उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं था। ये एक क्वेश्चन आएगा कि आपको इफ़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंसिंग, रीमेटेरियलाइजेशन, और दो ऑप्शन और था, उसका आंसर होगा रीमेटेरियलाइजेशन। ये पढ़ लेते एक बार। एन इन्वेस्टर हैविंग अ डीमेट अकाउंट कैन अप्लाई फॉर विथड्रॉल ऑफ बैलेंस इन हिज अकाउंट इन अ रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म RPF on receipt of the RPF. If the DP is satisfied that there is sufficient balance, will block the balance of the investor to the extent of the rematerialization quantity and electronically forward the request to the depository. The depository will then block the balance of the investor to the extent of the rematerialization quantity and forward the accepted rematerialization application of the issuer or its register and share transfer agent RTA. The RTO will confirm that RPA have been accepted. Then the RTO will dispatch the physical share certificate within 30 days. ये एक बार पढ़ लेना आप लोग। फिर उसके बाद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि एग्री बेल्ट कि कौन सा कमोडिटी एक्सचेंज डील करता है, तो उसका आंसर होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, और फिर उसके बाद आया था कौन सा स्टॉक इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज डायमंड एंड रबर में डील करता है, उसका आंसर होगा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, एक बार ये पेज पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पेज से आपको। व्हिच ऑफ द इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज डील्स विद एग्री बेल्ट? In India, the National Commodity and Derivative Exchange primarily deals with the agriculture commodities and serve as the main exchange for the agri-belt. It focuses on trading in a variety of agriculture products like wheat, rice, soybean, guar, gum, and spices. Other commodity exchanges in India include Multi-Commodity Exchange (MCX), mainly deal with the metal, energy, and some agriculture product. Indian Commodity Exchange (ICEX) focuses on diamond and rubber. फिर NMC एक नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करके भी है। वाज इंडिया फर्स्ट म्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्राइमरी डीलिंग विद एग्रीकल्चर कमोडिटी, बेस मेटल एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। इट फोकस ऑन प्रोडक्ट लाइक रबर, पेपर, कार्डेमम एंड अदर एग्री बेस्ड कमोडिटीज। फिर आ जाते हैं ये यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर। ये पोर्टफोलियो मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मेरे में यहाँ से आया हुआ था। सेबी नॉट डज सेबी, पहले ये पढ़ लेते फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला पैराग्राफ। द पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड द क्लाइंट विद द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 2 days प्रायर टू एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट
Disclosure document contain the quantum and manner of payment of fees payable by the client for each activity. Portfolio risk, complete disclosure in respect of transaction with related parties. The performance of the portfolio manager and the audited financial statement of the portfolio manager for the immediately preceding 3 year. Please note that disclosure document is neither approved nor disapproved by SEBI, nor does SEBI certify the accuracy or adequacy of the content of the document. ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पे ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर यही होगा कि सेबी नॉट डज disclosure document is neither approved nor disapproved by SEBI, nor does SEBI certify the accuracy or adequacy of the content of the document. ये टिक करके आना है, ठीक है. फिर न्यू मार्जिन रूल फॉर ब्रोकर, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है. Earlier collecting upfront margin wasn't mandatory, but under the new system investor will have to pay at least 30% margin upfront to avail themselves of a marginal loan. ठीक है. फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब इंश्योरेंस कंपनी में ये आपको देखना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो ढूंढ के बताना था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंश्योरेंस कंपनीज, द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर इवेंट. दे जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय कलेक्टिंग प्रीमियम एंड यूटिलाइजिंग द प्रीमियम अमाउंट फॉर फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट पर्पज. C. Life insurance encourages saving through payment at regular premium amount. The insurance companies promote economic growth by making accumulated capital into productive investment purpose. They help to reduce loss, bring financial stability by providing compensation at the time of the uncertain event, and promote trade and commerce activities resulting in economic growth and development. And finally, insurance helps in shifting of risk from insured to the insurer. ये देख लेना, यहाँ पर इंश्योर्ड टू द इंश्योरर है, ऑप्शन में आपको इंश्योरर टू द इंश्योर्ड रहेगा, तो ये ऑप्शन टिक करके आना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैटेगराइजेशन ऑफ एफपीआईज, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ लेते. कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हुई शैल इंक्लूड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक, सोवरेन wealth fund, international or multilateral organization or agency including entities controlled or at least 75% directly or indirectly owned by such government and government related investor. एक ये भी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर 100%, 90%, 60% करके दिया हुआ था, तो आपको सिलेक्ट करना है 75% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन्ड बाय सच गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन आपको कस्टडियन से मिलेगा. कस्टडियन का काम, मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वो बताएगा कि कौन सा काम नहीं कर सकता है, तो आपको ये चार आंसर याद होना चाहिए. मेंटेन अकाउंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट, इसलिए वो मेंटेन कर सकता है अकाउंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट. कलेक्ट कर सकता है बेनिफिट राइट एक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज. कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन बाय द, क्या था यहाँ पर, वो एस्टिमेट से देख के लिख लेना भाई. मेंटेनिंग एंड रिकाउंसिलिंग रिकॉर्ड ऑफ द सर्विसेज रिफर्ड एबव. ठीक है. और इनिशियल, एक क्वेश्चन इसमें था, इनिशियल मार्जिन इज पेड बाय द परचेजर. इनिशियल मार्जिन कौन पे करता है? परचेजर पे करता है, सेलर नहीं, परचेजर. ठीक है. फिर चैप्टर नंबर 9 कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मार्केट से क्या क्वेश्चन था, एक सेकेंड. हाँ, कमोडिटी मार्केट से याद नहीं है मुझे, लेकिन ये इतना जितना लिखाया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना. चलो पढ़ लेता हूँ एक बार. ये चैप्टर नंबर 9 कमोडिटी मार्केट. इन्फ्लुएंस ऑफ कमोडिटी मार्केट ऑन प्राइस, enabling as a platform for both demand and supply factor to determine the price for a particular commodity or grade of a particular commodity. Important term to be understood in the context of commodity market. ये important term है, इसमें से एक से 2 नंबर आपको आएगा. Short position in a contract means, मतलब who agree to deliver or sell the contracted commodity. Long position in a contract means who receives or purchase the contracted commodity. Future contract मतलब आगे खरीदना होता है. The formal agreement where one party agrees to take a short position and another party assumes the long position on contracted commodity. The contract will specify the quantity and quality of the commodity, the specific price per unit and the date and method of delivery. फिर उसके बाद margin.
मार्जिन क्या होता है? दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द कमोडिटी फ्यूचर. द पार्टीज एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट furnish a margin equal to a percent, usually 5 to 15% of the contract value. Traders are required to keep margin monies usually based on the traded volumes. 5 to 15%, right? फिर उसके बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME ग्रुप. CME offers the entire bucket of trade based on ferrous, non-ferrous metals, precious metal, and even on weather and real estate. The platform also allows for aggregate-based commodity contract like class 4 milk, class 3 milk, feeder cattle, etc. CME मतलब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज हैज डेवलप्ड SPAN, standard portfolio analysis of risks, which is a standardized software to calculate margin requirement for future, which has been adopted by many agencies as benchmark software across the globe. Right? इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट था. फिर आपको चैप्टर नंबर 10 म्यूचुअल फंड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है. तो इसमें से शार्पे रेशियो कैलकुलेट कर किस तरह से कैलकुलेट होता है वो आपको आना चाहिए. और NAV कैलकुलेट करने का NAV किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी आना चाहिए. लेकिन NAV वाला क्वेश्चन उतना ईजी था नहीं जितना ईजी मॉड्यूल में दिया है. फिर भी वो लास्ट में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल का, वो करके जाना है. ठीक है. फर्स्ट, an agent that calculate indicative NAV, typically the exchange where the investment is traded or reported, it roughly every 15 सेकेंड में बदलता रहता है. ठीक है. शार्पे रेशियो किस तरह कैलकुलेट करना है? रिटर्न में से मतलब एनुअलाइज्ड रिटर्न 7.9% दिया हुआ है, इसमें से फ्री रेट सब्सट्रैक्ट करके एनुअलाइज्ड रिस्क के साथ डिवाइड करके वो शार्पे रेशियो आ जाएगा. ठीक है. इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर पाएंगे. फिर और थ्योरेटिकल पार्ट में से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनबिट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है. इसमें से एक मार्क को आपको मिलेगा. चलो पढ़ लेते हैं. An InvITs is a pool of money for investing in infrastructure project and distribution of the earning to the unit holder. An InvIT issues units that are listed on the stock exchange. In that sense, InvITs are likely exchange traded funds of mutual fund. The difference is of mutual fund, the underlying portfolio of shares or bond change in value every day, and there is NAV declared every day. An InvIT invests in the project which are identified as a special purpose vehicle that are net valued every day but once in 6 months for publicly offered InvITs. Both InvIT and mutual fund are regulated by SEBI. InvITs are set up as a trust and registered with SEBI. An InvIT involve 4 entities. ये एंटिटीज़ याद रख लेना भाई, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर. फिर उसके बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट्स. इस पे से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए रियल एस्टेट. ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फॉर्म होता है. वेयर द ऑपरेटर द REIT owns and operate the real estate. REITs may own commercial real estate like warehouse, offices, etc. REITs can be publicly traded or private. The unit holder of a REIT can earn their income from real estate without directly owning it. As a regulation, REIT must pay out at least 90% of their income to unit holder. ठीक है. और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा. मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लेते हैं. ऊपर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ 80, मतलब P0 आपको दिया है 80. एनुअलाइज्ड रिटर्न 15%. फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन इनकम एंड कैपिटल गेन 0.80 एंड 0.60 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड. मंथ एंड पूछ रहा है तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि R इक्वल टू क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV. R दिया हुआ है, R मतलब एनुअल रिटर्न 15% दिया है, उसका मंथली रिटर्न 15 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 1.25% आ जाएगा. इसे डेसिमल में ले लेंगे और R इक्वल टू 0.0125 इक्वल टू क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV. ओपनिंग NAV 80 दिया हुआ है और डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, ये कैपिटल एप्रिसिएशन इसे बोला जाता है. डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन को 0.80 प्लस 0.60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे तो इसका
कैलकुलेशन हमें 79.60 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर परचेज 400 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एट ₹12.25 पर यूनिट ऑन 31st December 2021 has on 31st December 2022 has received 1.50 as dividend and ₹1 as capital gain distribution per unit. The return of the investment if the NAV as on 31st December 2022 is 13.25. The return on the investment has on 31st December 2022 if पहला काम कर लेते हैं, ठीक है। Return on investment if the NAV as of 31st December 2012 is 13.25. Return on investment is equal to closing NAV minus opening NAV plus dividend plus capital gain. Closing NAV दिया हुआ है 13.25, है ना, यहाँ कहाँ दिया हुआ है। The return on investment of NAV as on 31st December 2022 is 13.25, यहाँ दिया हुआ है 13.25 और ओपनिंग NAV 12.25 यहाँ पर दिया हुआ है। 13.25 माइनस 12.25 प्लस डिविडेंड और कैपिटल गेन। डिविडेंड कैपिटल गेन 1.5 और कैपिटल गेन 1 रिस्पेक्टिवली दिया है, वो ऐड कर लेना है डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV से जो कि 12.5 है, उससे 25 है, उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 28.57% आ जाएगा। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑन 31st December 2022 इफ ऑल द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्टेड इनटू एडिशनल यूनिट ऑफ द फंड एट ₹12.50 पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पार्ट वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट has on 31st December 2022 if all the dividend and capital gain distribution are reinvested into additional unit of the fund at ₹12.50 per unit। इसका आंसर देख लेते हैं। If all the dividend and capital gain are reinvested into additional unit ₹12.5 per unit, the position would be as follows. Total amount reinvested is equal to 2.5 into 40 unit दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो एडिशनल यूनिट एडेड 1000 डिवाइडेड बाई 12.5 इक्वल टू 80 यूनिट और वैल्यू ऑफ नाउ 480 यूनिट जो कि 400 यूनिट पुराना वाला था, यहाँ 400 यूनिट पुराना वाला था और 80 यूनिट अभी आया है। 1000 डिवाइडेड बाई 12.5 करने से 80 यूनिट आया है, तो उसे ऐड कर देंगे एज ऑन 31/12/2012 और इसे 480 यूनिट इंटू 13.25 कर देंगे तो 6360 आ जाएगा। और प्राइस पेड फॉर 400 यूनिट हैज़ ऑन 31/12/2021 400 यूनिट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 12.25 से ओपनिंग NAV से, तो 4900 आ जाएगा। और रिटर्न क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाई ओपनिंग इंटू 100 6360 माइनस 4900 डिवाइडेड बाई 4900 इंटू 100 29.80% आ जाएगा, ठीक है। ये कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद प्राइवेट इक्विटी से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज ऑफ फंडिंग क्या चीज़ को बोला जाता है, सीड कैपिटल, क्राउड फंडिंग, अर्ली स्टेज फंडिंग और इंटरिम फंडिंग। इसका आंसर होगा अर्ली स्टेज फंडिंग या अर्ली स्टेज फंडिंग। यहाँ रीजनिंग भी मैंने लिख रखा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अर्ली स्टेज फंडिंग इज टिपिकली द सीरीज ए फंडिंग वेयर द वेंचर कैपिटल प्रोवाइड द फंड फॉर सेटिंग ऑफ द इंटायर प्लांट साइट सर्विसेज लाइन विच में ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्यूजन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसका अर्ली स्टेज फंडिंग आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा स्पॉन टेस्ट में, ये करके आना है भाई, राइट करके आना है। which involves raising funds through platform on which a huge number of small investors invest money in the different startup listed on that platform. As the name suggests, investment happens through crowd as large and hence उसे बोला जाता है क्राउड फंडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको